सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 कितने कौवे। तो बच्चों, इस पाठ का हमने पहला पृष्ठ पढ़ लिया था और हमने दूसरा भी पढ़ लिया था। चलिए एक बार फिर हम दोहराते हैं जो भी अब तक किया है, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि जो पाठ है इसमें ये पाठ तेनालीरामन और कृष्णदेव राय के बारे में है। हम सभी जानते हैं कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और उनके प्रिय मंत्री या सलाहकार थे तेनालीराम। तेनालीराम स्वभाव से बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे और हाजिर जवाब थे। इस वजह से राजा के बहुत सारे मसलों का उन्होंने हल किया करते थे और मिनटों में या कुछ 6 सेकंड्स में या थोड़े समय में ही उनके बड़े बड़े मुसीबत का हल निकाल लिया करते थे। इसलिए राजा उनसे प्रसन्न रहा करते थे, उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और इसलिए उन्होंने उन्हें प्रिय सलाहकार या मंत्री बनाया था। तो ये न सिर्फ बुद्धिमान थे बल्कि हाजिर जवाब होने के साथ साथ हंसी मजाक भी किया करते थे, लोगों का दरबार में मनोरंजन भी किया करते थे। इसलिए राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे और हमेशा वो अपने आसपास ही उनको रखना पसंद करते थे और रहते भी थे। तो जो कृष्णदेव राय थे, आज उन्होंने दरबार लगाया था, यानी सभा बुलाई थी। और सभा उन्होंने क्यों बुलाई थी बच्चों? आज की सभा उन्होंने अपने दौरे पर जाने के प्रबंध करने के लिए बुलाया था और यहाँ पे वो चाहते थे कि सभा में जितने भी दरबारी या मंत्री हों सब वहाँ उपस्थित रहें। लेकिन तेनालीरामा को ना पा करके राजा बहुत नाराज़ हुए और उसके बाद उन्होंने उनके न होने का कारण पूछा और इतने में ही तेनालीरामा आ जाते हैं और जो दरबारी है वो बताते हैं कि तेनालीरामन कौवों को रोटी खिला रहे हैं। यह सुनते ही राजा नाराज़ हो जाते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं और इतने में तेनालीराम भी दरबार में आ जाते हैं। तब वो तेनालीराम से पूछते हैं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब बच्चों, आप सभी जानते हो कौवों की गिनती कर पाना बहुत ही मुश्किल है और तेनालीराम को भी पता था कि ये असंभव है, लेकिन फिर भी वो ना नहीं कहते और वो 2 दिन का समय मांगते हैं। तो चलिए आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि तेनालीराम का प्रवेश होता है दरबार में और तेनालीराम महाराज मैं हाजिर हूँ। कृष्णदेव को देखते ही जो तेनालीराम को देखते ही कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तेनालीराम सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम जी महाराज। कृष्णदेव अच्छा यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तेनालीराम सिर खुजलाते हुए, जब कोई प्रश्न हमें नहीं पता होता है या बहुत मुश्किल प्रश्न होता है या हम उसे बताने में हमें कठिनाई होती है तो हम अपना सिर खुजलाते हैं, यानी कि हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे भी सभी के लिए मुश्किल काम था। किसी भी राज्य के या किसी भी स्थान के कौवों को या किसी भी पक्षी को, मुख्यतः पक्षी को गिन पाना बहुत मुश्किल काम था और मुश्किल क्या, असंभव काम था। तो यहाँ पे तेनालीराम से ऐसा कुछ पूछा गया था जो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके, तो वो अपना सर खुजलाने लगे। लेकिन स्वभाव से वो कभी भी किसी चीज़ की बात के लिए वो ना नहीं कहते थे या हार नहीं मानते थे। तो आज भी उन्होंने अपने बुद्धिमानी या चतुराई से काम लिया और राजा से कहा कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए। तेनालीराम सिर खुजलाते हुए, महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। कृष्णदेव हाँ आप गिनती कर लें, आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। अब 2 दिन बाद बच्चों, तीसरे दिन फिर से दरबार लगा। और आज दरबार क्यों लगा होगा? आज दरबार इसलिए लगा था क्योंकि सबको कृष्णदेव के जवाब का इंतज़ार था। उन्हें आज सुनना था कि किस प्रकार तेनालीराम गिनती करते हैं और क्या उत्तर देते हैं। और जो दरबारी थे या मंत्री थे, दूसरे मंत्री, आप सभी जानते हो हर सफल आदमी से लोग चिढ़ते हैं या उन्हें नहीं पसंद करते। तो तेनालीराम भी बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। राजा के प्रिय होने की वजह से बाकी के मंत्री उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, इसलिए हमेशा वो उनकी बुराई करते थे। और आज सभी मंत्री लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको पता था कि इस जवाब का उत्तर तेनालीराम के पास नहीं था या उनके लिए असंभव था।
इसलिए आज वो जवाब नहीं दे पाएंगे और राजा उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और ये देख करके इन सभी को अच्छा लगने वाला था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि तेनालीराम बहुत चतुर थे, चालाक थे, हाजिर जवाब थे। आज भी वो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तो बच्चों, दरबार लग गया था। 2 दिन बाद महाराज की सभा में दरबारी आपस में बात करते हुए, पहला दरबारी, आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। दूसरा दरबारी, हाँ, इस बार तेनालीराम बुरे फंसे हैं, कौओं की गिनती हो ही नहीं सकती। अब महाराज का प्रवेश होता है। सब आपस में बातचीत कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे और तभी महाराज का प्रवेश होता है और महाराज के पीछे पीछे तेनालीराम चल रहे हैं। सब दरबारी खड़े होते हैं। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। कृष्णदेव, हाँ तो तेनालीराम, कौओं की गिनती हो गई? तेनालीराम, जी महाराज, हो गई। हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। कृष्णदेव हैरानी से, क्या सचमुच? कृष्णदेव हैरानी से, क्या सचमुच? तेनालीराम, बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती करा लें। कृष्णदेव, यदि गिनती कम या ज़्यादा निकली तो? तेनालीराम, यदि कौवों की गिनती ज़्यादा निकली महाराज, तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और यदि गिनती कम निकली तो? इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। कृष्णदेव जोर से हंसते हुए, भाई वाह तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं, आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। यह रहा आपका इनाम। गले से मोतियों की माला उतार कर देते हैं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अब बच्चों, आज फिर एक बार सभी दरबारियों को मुँह की खानी पड़ी, यानी जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और तेनालीराम आज फिर अपने काम में सफल रहे। और इसकी वजह से, सफल होने की वजह से महाराज उनके जवाब से बहुत खुश हुए और बोला कि वाह तेनालीराम, आपके जवाब का आपका तो कोई जवाब नहीं, मतलब आप इतने अच्छे हैं या इतने बुद्धिमान हैं, इतने महान हैं कि आपका कोई मुकाबला ही नहीं, और उसके बाद आपकी समझदारी का कोई जवाब नहीं। और उसके बाद उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और उन्हें इनाम में दे दिया। और बच्चों, एक बार फिर सब लोग जम गए, यानी कि सबको, क्योंकि इसी चीज़ से उन्हें तकलीफ थी कि जो तेनालीराम है हर बार काम को पूरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से राजा तो उनसे खुश होते हैं और साथ में उनको इनाम भी देते हैं। तो इनाम, बच्चों किसको नहीं अच्छा लगता इनाम मिलना, तो यहाँ पे इनाम मिलता देख करके फिर एक बार सब लोग जल जाते हैं, यानी सबको ईर्ष्या होती है और तेनालीराम अपने मकसद में सफल होते हैं। तो बच्चों, ये पूरा पाठ हमने पढ़ा और पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है? जैसा कि हर बार हम पाठ पढ़ते हैं और उसके बाद हर पाठ से कुछ न कुछ सीख हमें मिलती है, क्योंकि यह एक एकांकी थी। यहाँ पे भी हमें एक कहानी पढ़ने को मिली और इस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों आपको क्या समझ में आया? पहले तो हास्य था, यानी हंसी मजाक था। मैंने आपको बताया कि तेनालीराम ना सिर्फ बुद्धिमान थे, चतुर थे, हाजिर जवाब थे, इसके अलावा वो बहुत हास्य, मतलब हंसी मजाक भी क्या करते थे और जो अपने वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा रखते थे अपनी बातों से, सबका मन बहला करके। तो ये मन बहलाने का भी काम किया करते थे। और उसके बाद सूझबूझ, बहुत अपने सूझबूझ से ही उन्होंने इतने ऐसे प्रश्न का जवाब निकाला। तो सूझबूझ अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है। तेनालीराम के सूझबूझ से ही उन्होंने ऐसे प्रश्न का हल बताया जो कि असंभव था। और उसके बाद चतुराई, चालाकी से भी कोई भी काम किया जा सकता है। अगर आप चालाक हैं, अपनी चतुराई से बड़े बड़े मुश्किल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें सूझबूझ, चतुराई और उसके बाद हमें मतलब हंसी मजाक, कविता एकदम सीरियस नहीं थी, यहाँ पे कुछ हास्यपद भी था जिसे सुनकर हमें अच्छा लगा। तो ये था हमारा पाठ बच्चों। इस पाठ को हमने पढ़ा
और जैसा कि मैंने बताया ये कांकी थी, एक नाटक था और इस पूरे नाटक का चित्रण यहाँ किया गया है, जिसके हर एक पात्र के संवाद को हमने पढ़ा, समझा और इसमें कुछ कठिन शब्दों को भी जाना। और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि नीले रंग से लिखे हैं। चलिए हम एक बार उनको समझ लेते हैं। तो ये जो जितने भी नीले रंग से शब्द दिए गए हैं, ये शब्द अर्थ वाले शब्द हैं, जिनको अभी हम जिन पर विचार करेंगे और अगले वीडियो में हम उसको लिख करके उसका अभ्यास करेंगे और आप भी उसे अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे, कठिन शब्द फिर शब्दार्थ। तो चलिए पहले इसको पढ़कर समझ लेंगे। तो बच्चों, पूरे पाठ में सबसे पहले हमने ये शब्द देखा था सभा। हमने पढ़ा कि जो पहला जो चित्र इस पाठ के शुरू में हमें एक चित्र दिया गया था, जिसको देख करके हमने देखा कि दरबार लगा था और दरबार का मतलब होता है सभा यानी मीटिंग, किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना। और कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, इसे हम सभा कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी सभा थी? राजा की सभा थी। तो राजा की सभा को हम दरबार कहते हैं, क्योंकि सभा दरबार में लगी होती है और उसे हम दरबार कहते हैं। तो दरबार में राजा मुख्य होता है, बाकी उसके मंत्री होते हैं और दरबारी होते हैं, जो मिल करके अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में और अपने राज्य के लोगों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो सभा यानी कि दरबार। अब दूसरा जो शब्द है बच्चों, पहला था सभा, उसके बाद है सिंहासन। ये है सभा। सभा का मतलब होता है दरबार और या मीटिंग करना या किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना। तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और बैठकर विचार विमर्श करते हैं। दूसरा शब्द है सिंहासन। सौ पे छोटी की मात्रा, सिंहासन। अब सिंहासन वह स्थान जहाँ राजा बैठते हैं। तो जब हमने पाठ के शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे बड़ी सी कुर्सी है और जो जगह मतलब कुर्सी की तरह है, जो बहुत विशालकाय होता है यानी बड़ा होता है और इसे हम सिंहासन कहते हैं और इस पर राजा बैठते हैं। किसी भी सभा में या दरबार में राजा की जो बैठने की जगह होती है उसे हम सिंहासन कहते हैं। और ये सिंहासन कोई मामूली सिंहासन नहीं होता, इसमें बहुमूल्य पत्थर जड़े होते हैं, हीरे मोती या फिर कभी कभी सोने का भी बना होता है और उस सोने की परत पर ही ये सारी चीज़ें जड़ी होती हैं। तो बहुत सुंदर होता है, अद्भुत होता है। वो उस पर निर्भर करता है कि राजा कैसा है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से उसका सिंहासन भी होता है। तो वह स्थान जिस पर राजा बैठता है उसे हम सिंहासन कहते हैं। उसके बाद मंत्री। बच्चों, मंत्री जैसे कि पाठ के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी जगह या चाहे वो देश हो चाहे वो राज्य हो, एक राजा एक प्रधानमंत्री उसकी पूरी देखरेख नहीं कर सकता, एक इंसान नहीं देख सकता। तो अपने साथ वो कुछ अपने सहयोगियों को रखता है जो कि मदद करते हैं राज्य को चलाने में। तो जो राजा होता है अपने साथ सहयोगियों को लेता है, इन सहयोगियों को हम मंत्री नाम देते हैं। और ये जो मंत्री होते हैं इनको अलग अलग काम दिए जाते हैं, ये अपने अपने काम करते हैं और उसके बाद राजा को सारी बातों से अवगत कराते हैं। तो एक अकेला राजा एक राज्य नहीं चला जा सकता, तो इसलिए सलाह करना हो यानी कि विचार विमर्श करना हो, सलाह देना है राजा को, क्योंकि हर बात तो राजा नहीं सोच सकता ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है राज्य के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे सलाह देते हैं, उन्हें भी मंत्री कहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, तो इन सभी को हम मंत्री कहते हैं। तो यहाँ पे भी वो सारे लोग जो राज्य के लिए काम करते हैं, राज्य के रहने वाले लोगों के लिए काम करते हैं और वो राजा की सलाह पर ही काम करते हैं, अपने भी विचार देते हैं। अगर राजा को लगता है कि सामने से जो मंत्री वो हमें अच्छे सुझाव दे रहा है, तो बिल्कुल राजा उसके सुझाव को मानते हैं और फिर ये मिल करके राज्य को चलाते हैं। उसी तरह से बच्चों हमारा अगला है दौरा। दौरा का मतलब किसी स्थान पर जाकर वहाँ की जांच पड़ताल करना, दौरा। तो अब ये राजा दौरा पे कहाँ जाएगा? अपने राज्य के दौरा पे जाएगा। किस लिए जाएगा? राजा जब अपने राज्य के दौरे पे जाता है तो वो वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को सुनने समझने के लिए जाता है, अपने राज्य की तरक्की के लिए जाता है। तो यहाँ भी राजा जो है दौरा करने जा रहे हैं यानी विजिट पे जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में विजिट कहते हैं। कहीं जाकर घूमना, वहाँ के बारे में जांच पड़ताल करना। उसके बाद हमारे पास है प्रबंध। अब दौरे पे जा रहे हैं तो उसका इंतजाम भी करना होगा, वो भी राजा जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रबंध का मतलब है
बंध। प्रबंध का मतलब है इंतज़ाम करना, यानी कि व्यवस्था करना। अब जब राजा दौरे पे जा रहे हैं तो इसका इंतज़ाम करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा था कि मेरे दौरे पे जाने का इंतज़ाम करो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, हमने प्रबंध तक कर लिया है। आगे का हम कल करेंगे और इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और कठिन शब्द भी करेंगे। तो आज बच्चों हमने जो भी पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और अपनी क्लास वर्क कॉपी में हम कल के वीडियो में देख करके लिखेंगे, कठिन शब्द भी लिखेंगे और शब्द अर्थ भी लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।